नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पुर्तगाली। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। यह अब्दुल मजीद गुजरात के थे। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वो है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रेल। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? वो आए थे 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वास्को डी गामा तीसरी बार भारत में 1524 ईस्वी में आए थे और उनकी मृत्यु कोच्चि में हुई थी, कोच्चि केरल में। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इनका स्वागत कालीकट में तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे, तो वो थे पुर्तगाली। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? वो किया था पुर्तगाल ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोच्चि केरल में और 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेशिक का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया था। नीला जल योजना, ब्लू वाटर प्रोजेक्ट। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? अल्बुकर्क ने फरवरी 1510 में। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई? गोवा में। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई? अल्बुकर्क ने। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? हुगली में। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत कार्यकाल क्या था? 1529 से 38 तक। भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन का सही क्रम? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। पुर्तगाली कंपनी 1498 में आए थे और अंग्रेज ईस्ट कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? पुर्तगाली। डच। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपियन कंपनी ने भारत में आगमन हुआ? डचों का हुआ था। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत के मसूलीपट्टनम में अपने ठिकानों को स्थापित किया? हुआ कि डचों ने किया था। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पीपली 1627 में, 1627 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। डचों ने चिनसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? 1653 ईस्वी में। डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? चिनसुरा किले को। पुर्तगालियों ने पराजित कर आधुनिक कोच्चि को विनियम फोर्ट का निर्माण किया। डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप में पतन और अंग्रेजों एवं डचों के मध्य युद्ध हुआ था, वह है बेदरा का युद्ध 1700
59। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन थे? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरसू, आगरा। डचों डचों ने कहाँ से पंगोड़ा नामक सिक्के जारी किया? पुलिकट में। अंग्रेज किस ब्रिटिश कंपनी ने भारत में पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है? तो लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? वह हुआ लीवेंट कंपनी को 1593 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? वह की अंग्रेजों ने। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? जॉन मिल्डन हॉल। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया? 15 वर्ष। 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। किस वर्ष विलियम हॉकिंग जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1509 ईस्वी में। सर टॉमस रोड किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में आया था? जहांगीर से 1615 में। ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, इंग्लैंड में। लंदन में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था अकबर का। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया? द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1608 में सूरत के अंदर। बाकी कुछ स्रोतों के अनुसार अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम से प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1613 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्लावली का स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। गोलकुंडा में सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बालासोर, उड़ीसा। 1633 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, मद्रास। फ्राडिस से। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्ट फ्रेडिसेस कहाँ थी? सूरत, बाद में बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत का निष्कासित किया गया? सर जॉन चार्ल्स को 1688 ईस्वी में। अंग्रेजों को सुल्तानी कलकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? आजिम शाह द्वारा 1698 ईस्वी में। कलकत्ता की नींव किसने की? जॉर्ज चार्नोक ने। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया? कोलकाता में। फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? चार्ल्स ओयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे हुई? भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। कोलकाता, कर्नाटक। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में से मुंबई लाया गया? 1687 ईस्वी। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इलिंग्स खां की उपाधि। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद यानी 1616 ईस्वी में हुआ। डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री त्रिकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में तथा श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में 1655 ईस्वी में स्थापित की थी। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1954 ईस्वी में अंग्रेजों को बेचकर भारत से चली गई। फ्रांसीसी कंपनियां।
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में यूरोपीय कंपनी आई थी। वह कब आई थी? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुईस 14वें। 1664। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोबल्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत। 1668 ईस्वी में। प्रथम यूरोपियन शक्ति व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों को भाग लेने की नीति का आरंभ की थी? डुप्ले। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया? पांडिचेरी में। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया? वह गया चंद्रनगर में। फ्रांसीसी दक्कन से शक्ति आंदोलन का स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों को मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एक्स-लो-शेफेले की संधि। 1748। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम किस्म का सोरा और सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया? फ्रांसीसी केरान। किन युद्धों में यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वस्व अंग्रेज होंगे? कर्नाटक युद्धों ने। वाडिवास का युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ? फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वाडिवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट डी लाली। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? लॉर्ड मेकाले का। कौन भारत में सबसे पहले आए और सबके बाद में गए थे? पुर्तगाली। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। पहला राज्य बंगाल। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ स्थापित की? 1651 ईस्वी में हुगली में। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान-ए-नायब गवर्नर पद किसने दिया? औरंगजेब ने। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? शुजाउद्दीन। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1640 में। 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अलीवर्दी खां ने। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई? सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया? होलवेल ने। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1717 ईस्वी। किसने अपनी राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद बनाई थी? मुर्शिद कुली खान ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी। किस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध। 1757 से। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता
किसे मानी जाती है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ? भागीरथ नदी के तट पर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्वाइन द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था? के.एस. पणिकर के अनुसार। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनाया बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी थी? वेलिंगटन ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर युद्ध। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण? बक्सर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध वह था बक्सर का युद्ध। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेज ही प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। पी. रॉबर्ट्स। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की थी? 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय उप जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य। यह हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। शाह आलम की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? द्वितीय हुई थी क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया? राजा सिद्धार्थ राय को। मैसूर। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासक ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा? वालराई वंश के रूप में। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के। हैदर अली डिडी गुल का फौजदार कब बना? 1755 में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ के। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठाओं के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? मद्रास संधि 1769 में।
हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? 1776 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 84 के पश्चात कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नावो के युद्ध में हराया था? अंग्रेज जनरल डायर कुल। 1 जुलाई 1781 को यह युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया? पोलिलूर। हेक्टर मुनरो की सेना में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने किस वर्ष पातशाह की उपाधि धारण की? 1787 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संधि किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की गई? टीपू सुल्तान के साथ। कॉर्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावी ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? श्रीरंगपट्टनम संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 4 मई 1799 में। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासन किसे बनाया? कृष्णराज द्वितीय को। अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक की सहायता से संधि की? कृष्णराज द्वितीय के साथ। अवध। अंग्रेजों अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शहादत खां। शहादत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? सफदरजंग। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई? सफदरजंग के समय। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नया नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। अवध में किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? शुजा-उद-दौला ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? वह दिया था अहमद शाह अब्बासी का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में कौन शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? आसफुद्दौला। 1775 से 1797 में। अवध में किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? आसफुद्दौला ने। अवध के किस नवाब ने वेलेजली के साथ सहायता संधि स्वीकार की थी? शहादत अली ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1747 से 56 तक। लॉर्ड डलहौजी किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? आउटम की रिपोर्ट पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था?
नवाब वजीद अली शाह 1857 ईस्वी में विद्रोही ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? विरजित कादिर। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? सरदना, मेरठ के निकट। बेगम समरू कौन थी? सरदना की शासिका। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट साम्रे कौन थे? बेगम समरू के पति। मराठा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना? माधवराज 1761 से 72 तक। माधवराज की मृत्यु 1772 के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव, माधवराज का छोटा भाई। नारायण राव की हत्या किसने करवाई? रघुनाथ राव राघोबा, उसके चाचा ने। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? वह किया मराठों ने। सूरत की संधि 1775 में किसके बीच हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालबाई की संधि 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1703 से 5। 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? आर्थर वेलेजली। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? लॉर्ड वेलेजली ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियाँ। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय शुरू हुई? वह हुई बाजीराव प्रथम के समय। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफजाही वंश का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां को किस नाम से जाना जाता? निजामुल मुल्क के नाम से। किस मुगल दरबार में निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? मोहम्मद शाह ने। सुकरखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मुबरिज खां के बीच। चिनकिलीज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 ईस्वी में। कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खान ने। सादतुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई? आरकाट में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी को राजगद्दी का अधिकार छीन लिया? लॉर्ड वेलेजली ने। रुहेलखंड। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां बंगस ने। पंजाब। रणजीत सिंह 1792 से 1839। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकेर चनिका मिसल से। रणजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया? 12 वर्ष। सुकेर चकिया मिसल का
प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? रावी और चिनाब के मध्य। महेश सिंह की मृत्यु के पश्चात शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। प्रतिशासन परिषद 1792 से 1797 ईस्वी में कौन कौन शामिल थे? रणजीत सिंह की माता एवं रणजीत सिंह की सास सदाकौर तथा दीवान लखपत राव। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? 1798 ईस्वी में। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भिजवाया था? रणजीत सिंह ने। किस वर्ष रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया? 1799 ईस्वी में। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर। पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर। रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट की थी? अहमद शाह अब्बासी के पौत्र शाहजहाँ ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? मेटकोप रणजीत सिंह के बीच। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रणजीत सिंह ने। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की? विक्टर जाकमा ने। महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। किस राज्य का अंतिम सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22-23 अक्टूबर 1893 में कहाँ हुई थी? पेरिस में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? मार्च 1746 में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी। भैरोवाल की संधि 1846 में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाला का युद्ध 1849 में हुआ। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में 1849 में किया गया था। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? वे थे हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? दिलीप सिंह से। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलिंगबेटिंग से कब और कहाँ मिले? 1831 में रोपड़ में। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किसके मध्य हुई? ऑकलैंड रणजीत सिंह और शाहजहाँ के मध्य। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह की सरकार किस नाम से रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? वह था खालसा सरकार। रणजीत सिंह के प्रशासन के कितने मंत्रियों का सहयोग था? वह था 5। इसमें मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, सदर डीओडी। पंजाब के डोगरे सामंतों किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी थी? ध्यान सिंह, गुलाम सिंह, सुचेता सिंह। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? वह थे 12। प्रांत में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता है? सूबों के नाम से। रणजीत सिंह ने प्रशासन में कुल कितने सूबे प्रमुख थे? 4। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। प्रत्येक सूबे के प्रमुख अधिकारी कहा जाता था नाजिम। सूबों का बंटवारा किस में किया गया था? परगने में। परगने का प्रमुख कौन होता था? कागदार। कारदार का प्रमुख कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था
के साथ राजस्व की एकत्रित करना। प्रगणों का बंटवारा किसमें किया गया था? ताल्लुक में। प्रत्येक ताल्लुक में कितने गांव होते थे? 50 से 100। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव? भू राजस्व व्यवस्था। रणजीत सिंह के प्रशासन में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? 33 से 40%। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित की गई? बटाई प्रथा पर। बटाई प्रथा का प्रचलन 1823 ईस्वी तक चलता रहा। 1824 से 1834 में भू राजस्व की कौन सी नई व्यवस्था प्रचलन हुआ था? कनकूत व्यवस्था। कनकूत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार की जाती थी? वसूली उपज के आधार पर। वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। नीलामी योजना में क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 से 6 वर्ष के लिए वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दिया जाता था। सैन्य प्रशासन। किसके सैन्य संगठन में भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है? रणजीत सिंह के। फौज ए शाह एवं फौज ए आलम किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? फ्रांसीसी सेनापति लयार्ड को। रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 ईस्वी में। नियमित पैदल सेना की प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? इटालियन सेनापति वंतुरा की। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इलाही बख्श को। गोला बारूद तोपखाना बनाने के कारखाने कहाँ लगाए गए? लाहौर और अमृतसर में। फौज ए वेक्यवाद किस प्रकार की सेना होती थी? अनियमित सेना। न्याय प्रशासन। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? लाहौर में। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1839 ईस्वी में। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा कि सारे पंजाब में उससे क्रूप भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन हायुगल ने। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़ग सिंह। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश। सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? यह भड़की थी मेरठ में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यह की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर विद्रोह से। बैरकपुर विद्रोह 19 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। यह 6वीं कंपनी थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? सार्जेंट मेजर पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? वह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और ये पहुंचे थे 11 मई 1857 को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो यह था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? वह था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? वे थे ले जनरल जॉन बेनेट हेर्से। 1857 के विद्रोह के दौरान
बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? वो दिया था बख्त खान को। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किया ब्रिटिश कादिर ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल, 30 मई 1857। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी जनरल नील की, मेजर जनरल हैवलॉक व सर हेनरी लॉरेंस की। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? वो हुआ था जनरल जॉन निक्सन। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? वो किया था कर्नल नील ने। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? वो किया था दिल्ली को, और यह 20 सितंबर 1857 को के निक्सन ने किया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था नाना साहब ने। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? यह की गई थी 5 जून 1857 को। नाना साहब कौन थे? ये थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो था तात्या टोपे, और इनका मित्र का नाम था मान सिंह। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये थे खान बहादुर। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया? जनरल नील ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? यह है वाराणसी में, और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? वह करना पड़ा जनरल हीरोज का 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? यह कहा था हीरोज ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? यह है ग्वालियर MP में।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो यह थी अवध की। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखा था गालिब कवि ने। गालिब कवि ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? यह था आगरा में। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वह था बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जगदीशपुर बिहार के। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो वह रहा था पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहबाद और जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह अप्रभावित भाग रहा था मुंगेर। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वह था बिहार। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? यह लड़ी थी अप्रैल 1858 को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? वह था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? अजमेर, नीमच और आहुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण 6 सैनिक छावनियाँ थी। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? वह था दीवान मनीराम दत्त। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो वह लिया था बहादुर शाह जफर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था भगत सिंह और उधम सिंह ने। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? वो क्या था? सादत खान ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता सर्वाधिक की थी? वो की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? तो यह कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? यह लिया था कृषक वर्ग ने और खेतियार मजदूरों ने। 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? किसने तटस्थता बनाए रखी थी 1857 के विद्रोह में? तो यह रखी थी शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग और ये रहे थे 1856 से 62 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? वह था पामस्टर्न और ये 1855 से 58 ईस्वी तक और बाद में 1859 से 65 तक।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसके मुख्य कारण थे किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी होना और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। ये प्रमुख कारण थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यह प्रमुख कारण था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वह दिया था वीडी सावरकर ने। किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो यह दिया अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना हुई थी, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह है सैयद अहमद खां। इन्होंने 1859 में लिखा था। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? वह भेजा गया था बर्मा में। नाना साहेब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे नेपाल में। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी सैयद अहमद खान ने 1859 ईस्वी में। विद्रोह 1857 के विद्रोह पर लिखी थी 1859 में। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कहा था आर.सी. मजूमदार ने। यह पुस्तक लिखी थी आर.सी. मजूमदार ने। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दी थी सर जेम्स आउट्रम व एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया है? वह रजत कांतरे। कल्पनात्मक और साहित्य सृजनशीलता पर काम। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? रंजीत गुहा ने। किसके अनुसार केवल सैनिक विद्रोह था 1857 का विद्रोह? सीले और जॉन लॉरेंस के अनुसार। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? वह था जॉन सीले के अनुसार। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो यह था जॉन सीले के अनुसार। किसके अनुसार
किसके अनुसार 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? वह था टी.आर. होम्स के अनुसार। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट डे 1857 वार पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वह था एस.एन. सेन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो यह कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो यह घटना थी 1857 के विद्रोह, जिसमें कहा था इन्होंने। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो क्या पील आयोग का? जुलाई 1858 में यह किया था मेजर जनरल जोनाथन पील ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों में किया था? वह किया था पर्वतीय क्षेत्र में, पंजाब और उत्तर प्रांत में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? वह की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन का पूरा किया था? वह क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंघम ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया था? 1858 के साम्राज्ञी घोषणा से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? यह था 1:5 का। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत है। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा वी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, यह कहा बेंजामिन डिज़रेली ने। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह कहा जॉन लॉरेंस ने। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह कहा सीले ने। यह सीले द्वारा कहा गया और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कहा गया जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर द्वारा। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, यह कहा गया टी.आर. होम्स के द्वारा। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह कहा एल.ई.आर. रिज ने। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, तो यह कहा एस.एन. सेन ने। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, यह कहा गया बिपिन चंद्र द्वारा। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, यह जेम्स आउट्रम ने कहा। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, यह कहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1857 के विद्रोह से संबंधित
पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, यह है वी.डी. सावरकर जी की। और 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, यह है एस.एन. सेन की। द सिपाही म्यूटिन एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यह है आर.सी. मजूमदार की। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, यह कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंजल्स की। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिजिन 1857-59, यह शशि भूषण चौधरी की। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह सर सैयद अहमद खां की। द पीजेंट एंड द राज, यह रसिकन थॉमस स्टोकस की। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, यह जॉन विलियम कावे की। असबाब ए बगावत ए हिंद, यह सर सैयद अहमद खां की। और द ग्रेट रिबेलियन, यह अशोक मेहता की। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, यह 1857-59 में लिखी डॉक्टर एस.बी. चौधरी ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।